हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 5 जुडिशरी की। जो ये न्यायपालिका होती है वो क्या होती है। तो हमने पढ़ा था कि जो सरकार के अंग होते हैं, जो शक्तियों का बंटवारा किया होता है वो 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो ये तीसरा पार्ट है जिस पर किसी का हक नहीं होता। जैसे कि एग्जीक्यूटिव होती है, जो कार्यपालिका होती है, प्रधानमंत्री और जितने भी उनके काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो अपना अपना काम करते हैं, ठीक है। जो भी कानून बनाए जाते हैं विधायिका के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा, वो उनको लागू करवाने का काम करते हैं। और लेजिस्लेचर क्या करती है, कानून बनाने का काम करती है। और जुडिशरी क्या करती है, इंटरप्रेट द लॉ, कि अगर कोई उनको लगता है कि ज़रूरत है उनको बदलने का काम भी करती है। और जो भी नए कानून बनाए जाते हैं तो वो इनका भी ध्यान रखती है कि वो ऐसे कानून ना बनाए जाएं जिससे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंडामेंटल जो हमारा राइट्स हैं, ठीक है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं और बेसिक स्ट्रक्चर है जो संविधान का, उसको वायोलेट ना किया जाए। तो हम आज यही देखेंगे जो कि जुडिशरी है इसकी ज़रूरत क्या है हमें। तो ये जो जुडिशरी है उसको बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों बनाई गई हमारी कंट्री में। तो क्या ये जो कानून होते हैं, तो ये जो लॉ अप्लाई होते हैं हमारे नागरिकों पर, क्या ये सभी पर इक्वली अप्लाई होते भी हैं कि नहीं होते। अगर ना हो तो क्या होगा, ठीक है। तो इन सब बातों के बारे में हम देखेंगे कि अगर कोई जो कानून है उसको कोई वायोलेट कर दे, कि कोई कानून हमारे लेजिस्लेचर ने बना दिया है, अगर उनको कोई तोड़ दे तो ये जुडिशरी क्या करेगी। तो इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो आपने हमारे साथ बने रहना है। तो सबसे पहला, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जुडिशरी, कि जो हमारी जुडिशरी है उसकी क्या भूमिका है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे कोर्ट होते हैं, ठीक है, वो डिसीजन लेते हैं। किस बात पर डिसीजन लेते हैं, अगर उनके कोई भी मुकदमा दायर होता है, ठीक है, लोग असंतुष्ट होते हैं कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, तब वो जाकर मुकदमा दायर करते हैं। फिर वो देखा जाता है कि जो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके दायरे में वो बात आ रही है कि हाँ, इन जो नागरिक हैं इनके जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। तो फिर वो क्या करेंगे, वो उस पर फैसला सुनाएंगे। तो यही बात देखेंगे कि दैट दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट अ स्टूडेंट, कि जैसे कि अगर हम टीचर बनने जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि कई बार देखा जाता है कि जो टीचर होते हैं वो बच्चों की पिटाई कर देते हैं। तो क्या ये बात सही है, ठीक है। अगर ऐसा किया जाए तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि आप बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है, जो भी हमारे टीचर्स हैं उनको कहा हुआ है। तो क्या अगर वो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वो बच्चे हम पर केस भी कर सकते हैं, है ना, ऐसी बात भी आती है। और कोई भी पानी को लेकर कोई जो भी डिस्प्यूट है, कोई विवाद है, ठीक है, किसी 2 स्टेट्स में, जैसे कि आपने कावेरी डिस्प्यूट भी सुना होगा। तो ये और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई क्राइम कर दिया किसी ने, किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने चोरी कर दी, तो इन सभी बातों पर फैसला कौन सुनाएगा, इन सभी बातों पर फैसला होगी वो हमारी जुडिशरी सुनाएगी, ठीक है, जो हमारी न्यायपालिका होती है। तो हम इसका यह भी देखेंगे कि जो हमारी जुडिशरी है इनको कितने पार्ट्स में बांटा गया है, जो इनके लेवल्स हैं वो कितने कितने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो जुडिशरी होती है वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जो हमारे विवाद होते हैं इनका निपटारा करती है। कैसे, जो जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन। तो ये आपने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो ये जो हमारे कोर्ट्स होते हैं, जो हमारे अदालतें होती हैं, वो सबसे पहला मेन काम क्या करती हैं, जो कि विवाद होता है किन के बीच में, नागरिकों के बीच में, ठीक है। जैसे कि हम और आप, ठीक है, कल आपके नेबर्स के साथ कोई विवाद हो गया, आपकी लड़ाई झगड़ा हो गया आपके दोनों के बीच में। तो उन दोनों का आपको लग रहा है कि हाँ, हमारे से ये मैटर सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप पुलिस स्टेशन जाएंगे कि हाँ, इस नेबर्स ने, जो हमारे गुआंढी थे, उन्होंने ये काम गलत कर दिया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप मुकदमा दायर कर देंगे उन पर। या फिर कोई सिटीजन या फिर कोई सरकार है, कि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो सरकारें होती हैं, ठीक है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या पता हमसे कल को कोई हम डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर कर दें, हमें कोई जॉब ना दें, किसी और पर्सन को वो जॉब दे दें। तो ये क्या है, हमारे साथ ये भेदभाव हो रहा है। या फिर कोई और भी बात हो सकती है कि हमारे साथ सरकार कुछ गलत कर दें, तब भी इसका जो निपटारा है इसको सॉल्व कौन करेगा, ये कोर्ट ही करेंगे, ठीक है। तो ये जो कोर्ट होते हैं ये भले ही स्टेट में बने हों, बट इन पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इनकी खुली आज़ादी होती है कि ये अपने तरीके से काम करेंगे। तीसरा, कि अगर कोई 2 स्टेट
गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई झगड़ा हो रहा है, ठीक है, उनको भी सॉल्व करने का काम कौन करेगा? ये अदालतें ही करती हैं। अब आ गया जुडिशियल रिव्यू। अब ये जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? आपने बड़ा सुना होगा ये जुडिशियल रिव्यू, बट ये होता क्या है? तो अगर कोई कानून लागू हो गया, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था ना कि जो वेंडर्स थे, फेरी वाले थे, रेडी वाले थे, तो सरकार ने क्या किया कि सरकार ने लगा दिया कि दूसरा कि यहाँ पर कोई भी अपने जो भी दुकानें हैं वो नहीं लगा सकते सड़कों पर, कोई भी अपना सामान नहीं बेच सकते, ये जो फेरी वाले हैं ये सड़कों पर नहीं बेच सकते। तो उससे क्या होगा? उन्होंने वैसे ये जो डिसीजन लिया था, क्यों लिया था कि ये जो लोग हैं वो बहुत ही वहाँ पर भीड़ कर देते हैं, जिससे बाज़ार में आने जाने वाले लोगों को बहुत ही समस्याएं होती हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है लोगों को। तो इसलिए उन्होंने कहा कि चलो हम ये फेरी वाले को इलीगल घोषित कर दिया कि आप नहीं लगा सकते। फिर क्या हुआ? जुडिशियल रिव्यू आई, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू लोगों ने लगा दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट था या फिर हाई कोर्ट था, ठीक है, वो क्या कहेंगे? उन पर वो डिसीजन देंगे, क्योंकि जैसे कि हमने उन पर्सन का, जो भी फेरी वाले हैं या फिर वेंडर्स या फिर कोई भी जो रेडी वाले हैं, जब उनका सरकार ने कह दिया कि आप यहाँ पर अपनी दुकानें नहीं लगा सकते, तो इससे क्या हो रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि उनका जो आर्टिकल 21 है, ठीक है, जीने का अधिकार है, ठीक है, राइट टू लिव विद डिग्निटी, जो कि उनका अधिकार है जीने का, तो उसमें जीने का अधिकार में क्या सिर्फ सांस लेना तो आता नहीं है, ठीक है, को उनको कमाई करने का भी तो अधिकार है। अगर उनका कमाई करने का अधिकार सरकार के इस फैसले से भी तो जा रहा है कि अगर सरकार ने कह दिया कि आप यहाँ पर अपनी रेडियाँ नहीं लगा सकते, तो वो उनका जो अधिकार है, ठीक है, जीने का अधिकार, राइट टू फ्रीडम में राइट टू फूड भी तो आता है, भोजन करने का भी तो अधिकार आता है, अपनी कमाई करने का भी तो अधिकार आता है कि जो आप पैसे कमा रहे हैं, अर्निंग का जो अधिकार है वो कैसे आ रहा है? वो इन्हीं सब चीज़ों से तो आ रहा है। तो ये जुडिशियल रिव्यू जब उन्होंने डाला तो उन्होंने देखा कि हाँ, इनका जो अधिकार है उनका उल्लंघन तो हो रहा है, तो क्या करेंगे? वो उस कानून को स्ट्रक डाउन कर देंगे, कि नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे कि ये कोई कानून नहीं है, ठीक है। तो मेन अगर आप सिंपल शब्दों में ये समझना चाहें कि जुडिशियल रिव्यू ये देखता है कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आप पूछेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? जैसे कि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स भीमराव अंबेडकर और भी जितने भी जाने थे जिन्होंने ये संविधान को अच्छे ढंग से लिखा था, तो उसमें ये क्या बात बताई गई थी कि ये जो उन्होंने जो शुरू में बातें लिख दी कि हमारे संविधान में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जो हमारा भारत है उसमें डेमोक्रेसी होगी, ठीक है, जो भी उन्होंने बातें लिख दी कि विविधता में एकता है, ठीक है, कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, तो जो उन्होंने मेन बातें लिखी थी जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, इन सभी बातों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप भले ही जो हमारा संविधान है उसमें संशोधन करो, कॉन्स्टिट्यूंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट बिल आता है, ठीक है, जो उसमें बदलाव किए जाते हैं, संशोधन किया जाता है, उसमें आप जितने मर्जी बदलाव करें, बट उसमें जो भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बदल देना चाहिए। बट ये ऐसा बदलना नहीं है, उसको बदला नहीं जाना चाहिए कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको वैसे लिखा हुआ कहीं नहीं दिखेगा, बट ये वैसे ही बस हमारे फाउंडिंग फादर्स के ने समझाया हुआ है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये जुडिशियल रिव्यू क्या काम करता है कि ऐसे कानून उनको ख़त्म कर देता है कि जो भी कानून है वो हमारे इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वायोलेट करते हैं। उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। अब देखेंगे अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, की जो कानून होते हैं उनको लागू करवाना होता है, ठीक है, कि कोई भी कानून है, जैसे कि कल हमने पढ़ा था, कौन सा कानून हमने पढ़ा था कि जो कानून था कि जो महिलाओं के साथ घरों में जो हिंसा की जाती थी, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जब लागू करवाया गया था 2005 में, तो उसको संविधान से पास कर दिया गया था, बट उसको लागू 2006 में करवाया गया था, ठीक है। तो उसको लागू करवाने का काम भी इनका ही है, ठीक है। वैसे तो लागू कौन करवाता है? एग्जीक्यूटिव, जो हमारी कार्यपालिका होती है, जैसे पीएम हो गए, उनके अंडर जितने भी मिनिस्टर हो गए, लॉ मिनिस्टर हो गए, हेल्थ मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, ठीक है, इनका अलग अलग काम है, बट इनको जो कानून होते हैं लागू करवाने का काम तो इनको ही दिया जाता है, जो हमारी सरकारें होती हैं, ठीक है। अगर वो देखेंगे कि अच्छा ये कानून है, इसका जो लागू है वो अच्छे ढंग से करवाया नहीं जा रहा, तो ये क्या करेंगे? ये जो लोग होंगे, जैसे कि ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा या फिर हाई कोर्ट होंगे, वो इन कानूनों को लागू करवाने का काम करेंगे। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होंगे, ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस भी किया हुआ है कि जो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, तो इनको जीने का अधिकार है ना, जैसे कि बहुत सारे उसमें राइट्स हैं, शिक्षा का अधिकार है, हमें धर्म का अधिकार है, कोई भी हम धर्म को चुन सकते हैं, ठीक है, जीने का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है,
ठीक है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई हैं कि हम समान रूप से हमें गवर्नमेंट जॉब्स दी जाएंगी, जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो मौके हमें दिए जाएंगे, तो इतने सारे जो हमें राइट्स दिए हुए हैं, तो ये सभी जो कानून है, ठीक है, इन सभी का जो फंडामेंटल राइट्स है वो सभी नागरिकों को मिलने चाहिए, इनका वायोलेशन ना हो। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हैं। अगर आप ज़्यादा नहीं, आप क्लास 7th वाले बुक में जाएंगे, जब हमने चैप्टर पढ़ा था हकीम शेख, उस पर्सन का नाम था ना, क्या नाम था, हकीम शेख। तो वो क्या थे, वो जब ट्रेन से गिर गए थे, ठीक है, जब वो ट्रेन से जा रहे थे तो वो ट्रेन से गिर गए थे। तो ट्रेन से गिरने के बाद उन्होंने कितने अस्पताल में गेड़े लगाए, ठीक है, 8 से 10 अस्पतालों में, है ना, मुझे अब याद नहीं आ रहा, शायद वो 8 अस्पतालों में जो सरकारी थे, वो उतने अस्पतालों में वो गए और उनका इलाज करने से मना कर दिया गया कि सरकारी अस्पताल थे ना, तो कहा कि उन्होंने कि यहाँ पर बेड नहीं है, यहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। तो हकीम शेख को मजबूरी में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा और वहाँ से उनको इलाज करवाना पड़ा। तो फिर इन्होंने क्या कर दिया था, हमने उसमें भी पढ़ा था, उनमें पढ़ा था कि इन्होंने मुकदमा दायर कर दिया। तो फिर उस टाइम पर जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने क्या बात कही थी कि जो आर्टिकल 21 है, ठीक है, जो हमें जीने का अधिकार प्रदान करता है, राइट टू लाइफ प्रदान करता है, इसमें राइट टू हेल्थ भी आता है। अब ये सरकारें होती हैं, हमारी जो राज्य सरकारें हैं, उनकी ड्यूटी है, अगर कोई पर्सन हमारे राज्य में, ठीक है, उनके राज्य में अगर कोई बीमार हो रहा है, ठीक है, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम ये इन्हीं सरकारों का ही है। जैसे कि अगर आप बिहार के सीएम का देखें, ठीक है, जो बिहार के सीएम हैं नीतीश यादव, उन्होंने क्या किया हुआ है, लिक्विड बैन करवाया हुआ है ना, जो शराब होती है उनको बैन करवाया हुआ है। वो क्यों बैन करवाया हुआ है, वो इसी बातों को ध्यान में तो रख के कराया हुआ है कि राइट टू लाइफ है, ये हमारा हक है, ठीक है, कि आपकी ये जो हेल्थ है उसका ध्यान रखने का काम भी सरकारों का है, ठीक है। वैसे तो बातें आ जाती हैं कि हम बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नहीं दी जाती, ठीक है, जैसे कि अभी कोविड-19 के टाइम में भी जो अस्पताल हैं कई हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि जो सरकार है वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं मरीजों पर, बट इनकी ड्यूटी है, ठीक है, कि ये हमारे सभी बातों पर ध्यान रखें। फंडामेंटल राइट टू लाइफ में सिर्फ सांस लेना ही ज़िंदगी तो है नहीं, तो इन सभी बातों का इनको ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमें भोजन की कमी है तो ये भोजन देने का काम भी सरकारों का ही है, ठीक है। वैसे चलो वो बात अलग है, ये अभी नहीं कंप्लीट हो पाता है, बट फिर भी ये सभी काम सरकार को देखने पड़ते हैं कि सभी को अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। तो ये सभी जो अधिकार हैं, ठीक है, इन सभी को ये जो कानून होते हैं लागू करवाने का काम कौन करता है, ये कोर्ट्स ही करते हैं, ठीक है, ये जो जुडिशरी होती है वही करते हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट था, इसको जो स्थापित किया गया था, कब किया गया था, इसको 26 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट को इस जो स्थापना थी वो की गई थी, जब हमारा भारत रिपब्लिक बन गया था। अब आप पूछोगे, आपने ये जो रिपब्लिक वर्ड है आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है, रिपब्लिक वैसे होता क्या है, ठीक है, गणतंत्र हो गया था हमारा भारत, हमने सुना है 26 जनवरी को 1950 को हमारा भारत गणतंत्र हो गया था। ये होता क्या है, जब भी हमारे देश में कोई लिखित कानून आ जाए ना, जैसे लिखित संविधान बन जाए, ठीक है, किसी भी कंट्री का, और वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको लोगों द्वारा चुना जाने लगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम गणतंत्र कहते हैं, ठीक है, रिपब्लिक कहते हैं। जैसे कि अब रिपब्लिक, हमारा भारत रिपब्लिक बन चुका है ना, ठीक है, तो ये एक बात थी। और जो वैसे ये जो सुप्रीम कोर्ट था, इसको बाद में ये पहले कहीं और हुआ करता था, ठीक है, पहले ये हुआ करता था चैम्बर ऑफ प्रिंस इन द पार्लियामेंट हाउस में हुआ करता था। अब बाद में इसको मथुरा रोड न्यू दिल्ली में 1958 में इसको क्या कर दिया गया था, ट्रांसफ़र कर दिया गया था। चलो ये तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक आपकी नॉलेज में एडिशनल इंक्रीमेंट हो गया होगा। अब हम देखेंगे व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कि ये जो जुडिशरी है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इन पॉलिटिशियंस ने क्या किया कि ये जो आपकी कुछ ज़मीन थी उसको अपने कब्जे में ले लिया, और जैसे कि विद इन दिस जुडिशियल सिस्टम वो उनके पास इतनी पावर है कि उन्होंने अपॉइंट कर दिया, ठीक है, उनके पास इतनी पावर है कि वो जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, उनको अपॉइंट या डिसमिस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, तो जो नतीजा आएगा, जो भी वो सरकारें जो वहाँ पर जो भी जज होंगे वो फैसला लेंगे, आपको नहीं लगता कि वो उनके फेवर में लेंगे, पार्शियल डिसीजन लिया जाएगा, कि जो भी वो नतीजा आपको सुनाएंगे वो उनके पक्ष में ही होगा। ऐसे तो वो जो पॉलिटिशियन है कुछ भी करते रहेंगे अपनी मनमर्जी की, कल आपके घर में आ जाएंगे, कब्जा कर लेंगे, और बाद में कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो मेरा ही है, ठीक है, और वहाँ का आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ही सहारा है, तो आप वहाँ पर आप अपना केस दर्ज कराएंगे और वो उनके फेवर में वो फैसला सुना देंगे, तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसको रोकने के लिए हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पावर्स दी गई हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, कि इन तीनों के कामों में ये एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप
बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये जैसे कि जो एग्जीक्यूटिव है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पर बनती है, लेजिस्लेचर की बनती है। तो ये लेजिस्लेचर का काम है कि उसकी जवाबदेही उनको बनेगी कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो जिन्होंने जितना काम किया है, कितना काम किया, कितने पैसे लगाए हमारे किन पॉलिसीज़ पर, ये उनका जवाबदेही बनेगी कि हम इनको जवाब देंगे। तो ये क्या है, ये सेपरेशंस ऑफ पावर कहते हैं। तो किसी भी कोई भी हमारे देश में कोई भी, हम नहीं चाहते कि कोई भी पर्सन है, पावरफुल पर्सन है, वो इन्फ्लुएंस करे जो भी जज है हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट के, उनको प्रभावित ना करे। जैसे कि अगर ऐसे करने लग गए तो जो हमारे रिजल्ट आएंगे सुप्रीम कोर्ट से वो क्या आएंगे, पार्शियल आएंगे। ठीक है, लोगों का जो भरोसा है जुडिशरी पर, न्यायपालिका पर, वो उठ जाएगा। जैसे कि आजकल क्या होता है कि कोई भी बात होती है तो हम उसको क्या कहते हैं कि नहीं, मैं तुझे ना कोर्ट में देख लूँगा। ठीक है, कि ऐसी बात तूने की है ना, गलत बात की है, तूने मेरी ये ज़मीन हड़प ली है, अब तो कोर्ट में देखेंगे। तो ये क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा भरोसा आज भी बहुत ज़्यादा किसमें है, न्यायपालिका में है। तो ये इसलिए जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, आर्टिकल ये 50 में भी लिखा हुआ है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है इसको वायोलेट नहीं किया जा सकता, कि जो ये लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है या फिर जुडिशरी है, इन तीनों के कामों में कोई एक दूसरे के कामों में जो है हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करेंगे, इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करेंगे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर है। सो व्हाट इज मीन हेयर इज दैट अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, वही हमने बात की, जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर है वो एक दूसरे के कामों में नहीं इंटरफेयर कर। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो ये जज हैं, इनको अपॉइंटमेंट की जाती है, इसमें ज़्यादा एग्जीक्यूटिव का कोई रोल ना हो उनको अपॉइंट करने में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे उन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जिनको सैलरी आती है, ठीक है, किनको, जो हमारे जज होते हैं उनको जो सैलरीज मिलती हैं, उन पर एग्जीक्यूटिव का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। और जब भी इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है, एक बार अपॉइंटमेंट की कर दी गई, ठीक है, किसी भी जज की, तो इसको वहाँ से रिमूव करना बहुत ही मुश्किल हो, ऐसा इन्होंने कुछ सिस्टम बनाया हुआ है। तभी तो जो जुडिशरी होगी वो इंडिपेंडेंट होगी। इसलिए जो पावर है उसका मिसयूज ना किया जाए, इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। किनके द्वारा, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जिससे कि कोई भी सिटीजन्स का अगर कोई भी लॉ है, कोई भी फंडामेंटल राइट है, वो वायोलेट हो तो वो क्या कर सकें, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर या फिर हाई कोर्ट में जाकर अपनी बात है वो रख सकें। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया। अब हम देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट है, जो संरचना है हमारे कोर्ट की, जो भी हमारी अदालतें हैं उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे भारत में आपको 3 डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं वो, सबसे पहला तो हो गया कि द कोर्ट सबऑर्डिनेटिव कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। जिला अदालतें भी जिनको हम कह देते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये आपको हर जिले में देखने को मिल जाएगी। जैसे कि वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, तहसील लेवल, और इन टाउन्स की जो भी हमारे शहरों में कोई भी बात होती है तो वहाँ पर जाकर केस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट जज देखने को मिलता है। और उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट क्या होता है, ये हमारे स्टेट में, ठीक है, हमारे स्टेट में हाईएस्ट होता है। जैसे कि अगर आप पंजाब और हरियाणा का देखो तो वहाँ पर इनका एक कोर्ट है। ठीक है, कहाँ पर है वो, चंडीगढ़ हाई कोर्ट है। ठीक है, वो आपको चंडीगढ़ में मिलेगा। एट द टॉप इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, ये दिल्ली में है। ये उच्चतम अदालत है। ठीक है, एक तो है उच्च अदालत हाई कोर्ट, ये उच्चतम अदालत है। ये कहाँ पर आपको मिलेगा, ये आपको दिल्ली में मिलेगा। और यहाँ पर कौन बैठते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं यहाँ पर। और ये जो आपका जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला ले लेते हैं वो सभी जो भारत के जितने भी कोर्ट हैं उन सभी पर ये लागू होता है। मान लीजिए कि आप पंजाब में रह रहे हैं तो जो फैसला चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने ले लिया तो वो तो सिर्फ पंजाब या हरियाणा राज्य में ही सीमित रहेगा। ठीक है, वो किसी और राज्य पर नहीं लागू होगा। बट वही फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट ने लिया होगा तो वो पूरे भारत में लागू किया जाएगा। तो ये था, जैसे कि ये है, यहाँ पर आपको सबऑर्डिनेटिव कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हाई कोर्ट है और यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो कोर्ट थे ये कब कब खोले गए थे, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास में 1962 में इनको खोला गया था। जो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली केम अप इन 1966। तो ये जो दिल्ली का हाई कोर्ट है ये 1966 में खोला गया था। और हमारे देश में अभी की बात करें तो 25 हाई कोर्ट हैं। ठीक है, कितने हैं, 25 हाई कोर्ट हैं। और लगभग सभी राज्यों के अपने अपने, जितने भी स्टेट्स हैं सबके अपने अपने हाई कोर्ट होते हैं। बट अभी मैंने बात की थी ना कि जो पंजाब एंड हरियाणा है, पंजाब एंड हरियाणा के पास एक कॉमन हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। और हम कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें जैसे कि असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इन सभी के पास एक ही कोर्ट है। गुवाहाटी में वो
हाई कोर्ट है, ठीक है। इनके पास एक ही कोर्ट है और इनका जो राज्य है वो भी आपको पता है कि छोटे छोटे राज्य हैं ये, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। तो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, जैसा कि आपको पता है कि ये डिवीज़न हो गई थी ना इनकी, तो यहाँ पर एक तेलंगाना स्टेट भी बना दिया गया था। इनके पास सेपरेट हाई कोर्ट है। ये एक कोर्ट इनका हाई कोर्ट 1 जनवरी 2019 में बन के तैयार हो गया था। तो यहाँ पर हम एक केस पढ़ेंगे जो कि 1985 में स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स में ये केस हुआ था। तो ये इस केस को हम समझकर ये देखेंगे कि ये जो कोर्ट होते हैं वो काम कैसे करते हैं। तो 1980 में फरवरी की बात है, लक्ष्मण कुमार की शादी हो जाती है। किसके साथ? 20 ईयर ओल्ड सुधा, जिनका नाम था सुधा गोयल, उनका नाम था, और एक दिल्ली के एक फ्लैट में रहते थे, ठीक है। लक्ष्मण के ब्रदर भी वहाँ पर रहते थे और उनकी फैमिली यहाँ पर रहती थी। 2 दिसंबर 1980 में क्या हुआ कि जो सुधा थी उनकी मौत हो गई। कहाँ पर? हॉस्पिटल में, जलने की वजह से। तो जो इनकी फैमिली थी, जो सुधा की फैमिली थी, उन्होंने केस फाइल किया कोर्ट में, ठीक है। किनके खिलाफ? ये जो लक्ष्मण थे और इनकी फैमिली के खिलाफ इन्होंने केस दायर किया। सो व्हेन दिस केस वाज हर्ड, कि ये जब ट्रायल कोर्ट में, जिसे हम ऐसा भी कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब इनको सुना गया तो इनके जो 4 नेबर्स थे, ठीक है, उनको बुलाया गया एक विटनेस के रूप बात होती है। तो वहाँ पर जो सबूत होते हैं, सबूत के तौर पर इन लोगों को बुलाया गया। तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने कहा कि रात को 1 दिसंबर की बात है, हमने सुधा की ना चीखें सुनी थी और हम यहाँ पर लक्ष्मण के घर में आ गए थे। तो हमने देखा कि जो सुधा थी, इसकी जो साड़ी थी, इनको आग लगी हुई थी और दे एक्सटिंग्विश्ड, के हमने ना इस आग को बुझाया। तो सुधा ने उनको क्या बताया? सुधा ने उनको बताया कि इनकी जो मदर इन लॉ शकुंतला हैं, इन्होंने क्या किया, इन पर कैरोसिन जो ऑयल था, जो मिट्टी का तेल था, इन पर गिरा दिया और आग लगा दी। एंड दैट हर हस्बैंड लक्ष्मण हैड लिट द फायर, कि जो इनके हस्बैंड हैं, इनके जो पति थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आग लगा दी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? ट्रायल के बाद क्या हुआ? Member of Sudha family and neighbors stated that Sudha has been subjected to torture by her in-laws and that they were demanding more cash। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो सुधा थी, इनके जो फैमिली के जितने भी लोग थे, ये टॉर्चर किया करते थे सुधा को। किस लिए? क्योंकि ये दहेज मांग रहे थे, कि बोल रहे थे कि हमें स्कूटर चाहिए, फ्रिज चाहिए, क्योंकि इनके जो फर्स्ट बेबी थे उनके बर्थ के बाद इन्होंने ये जो ऐसी मांगे थी उनको मांगना शुरू कर दिया था। तो डिफेंस के तौर पर जो लक्ष्मण था और उसकी जो मदर थी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जो सुधा की डिफेंस के तौर पर अपना बचाव करने के लिए, कि जो सुधा की साड़ी थी वो एक्सीडेंटली वो जल गई। कैसे जल गई? कि जब वो दूध गर्म कर रही थी तो उससे उसकी साड़ी को आग लग गई और इससे ये सारी घटना हो गई। तो ये सब सुनने के बाद, ठीक है, ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, उन्होंने ये पाया कि जो लक्ष्मण है और इनको जो मदर हैं और इनके जो भाई हैं, सुभाष चंद्र जिनका नाम था, इन सभी ने गलत काम किया है, ये दोषी पाए जाते हैं और इनको हम तीनों को मौत की सज़ा सुनाते हैं। इसके बाद क्या हुआ? नवंबर की बात है 1983 में, ये जो तीनों आरोपी थे, अब तो इन पर साबित हो चुका था, ये इन्होंने हाई कोर्ट में अपील दायर की, ठीक है। तो इससे आपको देखने क्या पता लग रहा है कि अपीलेट सिस्टम भी हमारे भारत में देखने को मिलता है, कि अगर आप अपने फैसले से जो भी हमारे कोर्ट ने, अदालतों ने फैसला लिया है, आप उससे खुश नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऊपर वाली अदालतों में जाकर मुकदमा फिर से उसको क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं दूसरी अदालतों में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हाई कोर्ट में अपील दायर की, ठीक है। इस कोर्ट में इनकी सभी बातों को सुना गया और जो सुधा थी, उन्होंने कहा कि जो सुधा थी ना वो एक्सीडेंटल फायर, ठीक है, एक्सीडेंटल फायर के कारण ये कैरोसिन स्टोव से ये जल गई थी और इन तीनों को क्या कर दिया गया, लक्ष्मण, शकुंतला एंड चंद्रा वर एक्विटेड, इन तीनों को छोड़ दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, जो महिलाएं थी वो सड़कों पर उतर आई और उन्होंने एक PIL दायर की। क्या किया? उसमें जो था, द अबव हाई कोर्ट जजमेंट डीपली ट्रबल्ड वुमेन एंड दे हेल्ड डेमोन्स्ट्रेशन एंड फाइल्ड अ सेपरेट अपील अगेंस्ट द हाई कोर्ट, ठीक है। उन्होंने एक सेपरेट अपील दायर की 1985 में। जो सुप्रीम कोर्ट था, उन्होंने उनकी अपील सुनी अगेंस्ट द एक्विटल ऑफ लक्ष्मण एंड 2 मेंबर ऑफ हिज फैमिली, कि लक्ष्मण और उनके जो 2 मेंबर थे, उनकी माता जी और उनके जो भाई थे, उनके खिलाफ उन्होंने ये अपील सुनी। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट थे, सारा कुछ ये सामने आने के बाद उन्होंने एक लास्ट फैसला लिया। जो उन्होंने फैसला लिया, उन्होंने कहा कि ये जो लक्ष्मण है और इनकी मदर हैं, ठीक है, वो गिल्टी हैं और इनके जो भाई हैं, जो सुभाष जिनका नाम था, उनके खिलाफ इतने सबूत नहीं थे, तो इनको छोड़ दिया गया और उन दोनों को प्रिजन फॉर लाइफ की उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। तो आपको ये जो कहानी थी, ये कहानी रियल स्टोरी थी। तो ये आपको देखकर, जो घटना थी, आपको देखकर क्या पता लगा कि ये जो हाई कोर्ट होते हैं, अगर आप खुश नहीं हैं तो आप दूसरे कोर्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का ये लास्ट फैसला होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही
कोई भी फैसला दिया हो वो सभी लोगों को मानना पड़ता है। और जो सुप्रीम कोर्ट जो हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उनको हम ट्रायल कोर्ट, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट या फिर एडिशनल सेशन जज, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट, सिविल जज, ये इन सभी नामों से हम जानते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम, कि डिफरेंट ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर आपको जो लॉ होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है क्रिमिनल लॉ, एक होता है सिविल लॉ। अब आप समझेंगे कि जो क्रिमिनल लॉ होता है वो क्या होता है। जैसे कि किसी ने कोई मर्डर कर दिया, ठीक है, या फिर दहेज के लिए किसी को परेशान किया जा रहा है, या फिर किसी महिला को परेशान किया जा रहा है, या फिर कोई चोरी हो गई, तो वो क्रिमिनल लॉ में आता है। और सिविल लॉ में क्या आता है, जैसे कि कोई ज़मीन का विवाद है, कोई शादी रिलेटेड कोई विवाद है, ठीक है, और कोई भी और रेंट की बात है, जैसे कि किराएदार या फिर मकान मालिक के बीच में, ऐसी बातों को हम सिविल लॉ कहते हैं, दीवानी कानून कहते हैं। और क्रिमिनल लॉ और क्या होता है, जैसे कि क्रिमिनल लॉ में हम FIR रजिस्टर करवाते हैं, जबकि सिविल लॉ में हम पेटिशन दायर करते हैं। और इसमें जो क्रिमिनल लॉ में अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसको जेल में भेज दिया जाता है या फिर उसको जुर्माना लगाया जाता है। और इसमें अगर दोषी पाया जाता है तो क्या होता है, द कोर्ट गिव द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क फॉर इंस्टेंस इन केस बिटवीन अ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, द कोर्ट कैन ऑर्डर दैट फ्लैट टू बी वैकेटेड एंड पेंडिंग रेंट टू बी पेड। कि अगर जैसे कि किराएदार या फिर मकान मालिक के बीच में कोई विवाद है तो क्या करेंगे कि हाँ भी आप किराएदार हैं, आपने अच्छे ढंग से आपने बिहेव नहीं किया या फिर आपकी ये गलती है तो आपको इसलिए कमरा खाली करना पड़ेगा। तो ये ऐसी बातें आपको जानने को मिली। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ में। अब हम देखेंगे कि जो डज एवरीवन हैज़ एक्सेस टू कोर्ट्स, की क्या ये सभी को अधिकार है, जो ये कोर्ट्स होते हैं, हमारी अदालतें होती हैं, क्या ये सभी उस तक पहुंच सकते हैं। तो किसी भी अगर सिटीजन को लगता है कि उनके जो राइट्स हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका हनन हो रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, पहुंच सकते हैं कहाँ पर, इन कोर्ट्स में न्याय के लिए। तो ये तो सिर्फ किताबों में लिखी हुई बातें हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं और कई बार बहुत सी हमारी गरीब लोग होते हैं वो इन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि लॉयर को हायर करने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो ये जो पुअर फैमिलीज़ होती हैं, पुअर पर्सनस होते हैं, ना वो पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो उनकी थोड़ी सी तनख्वाह होती है तो वो कभी कोर्ट जाने का सोच भी नहीं सकते। तो 1980 में क्या हुआ, इन्होंने एक PIL का एक मैकेनिज्म लेकर आए थे, ठीक है। इससे क्या होता था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, जनहित याचिका, कि जो मासेस होती हैं, कि जो बहुत सारे लोग होते हैं, जब ये देखा जाता है कि सभी के समस्याएं जो हो रही हैं, जैसे कि एक ही समस्या आपको बहुत जगह देखने को मिलती है, तो ये PIL तब दर्ज की जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे बहुत सारे लोग होते हैं उनके फंडामेंटल राइट का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, ठीक है, वायोलेट किए जा रहे हैं। तो ये बहुत सारे जो लोग हैं, ऑनलाइन लेटर या फिर टेलीग्राम एड्रेस, ये बहुत सारे लोग इसका क्या करते हैं, ये केस को PIL के रूप में सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करवाते हैं। तो इन PIL का जो यूज़ है, यूज टू सिक्योर जस्टिस ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ इशूज़, की जो बहुत ही ज़्यादा आपको समस्या देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पर आपको रेस्क्यूइंग बॉन्डेड लेबर, की कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक बार की बात है, बिहार में बहुत सारे जो मजदूर थे उनको धक्के से ही क्या कर दिया गया था, उनको जेल में डाला हुआ था, ठीक है, और काफ़ी टाइम से वो जेल में ही थे। तो फिर क्या हुआ था, फिर एक PIL डाली गई जिसमें इन सभी को आज़ाद करवाया गया था, ठीक है। तो जो आपको ये मिड डे मील जो आपको देखने को मिलता है ना, ये सब PIL के कारण ही हो पाया है। तो यहाँ पर एक ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एक केस था। इसमें क्या बताया गया था कि जो ओल्गा टेलिस थी, एक स्लम एरिया था। तो यहाँ पर जो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया था कि इनकी वजह से जितने भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दायरे में कोई एरिया आता है, जैसे कि वहाँ पर जो सड़कें, यहाँ पर जितनी भी जगह होती है, तो वहाँ पर आप दुकानें नहीं लगा सकते। जितने भी झुग्गी झोपड़ियाँ वाले लोग थे, ठीक है, ओल्गा टेलिस के, वो वहाँ पर अपनी दुकानें लगा लिया करते थे। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने उनको बैन कर दिया, ठीक है। तो ये केस गया वहाँ पर, उन्होंने फिर जो वहाँ का जो कोर्ट था, ठीक है, तो वहाँ की जो अदालत थी उसने फैसला सुनाया कि नहीं, ये जो जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ का, इसमें राइट टू अर्निंग भी आता है, राइट टू फूड भी आता है। तो इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते, आप यहाँ पर इनके जो जॉब्स हैं इनको नहीं छीन सकते, क्योंकि अगर वो जॉब उनसे छीन ली जाएंगी तो वहाँ पर स्लम्स एरिया तो पहले से ही हैं, ठीक है, वो झुग्गी झोपड़े में तो पहले ही रह रहे हैं, तो वो जाएंगे कहाँ पर, ठीक है। तो ये बात एक कही गई थी। और बात हमें ये भारत में देखने को मिलती है कि जो हमारे जुडिशियल सिस्टम में जो भी कानून होता है, जो भी हम मुकदमा दायर करते हैं, तो इसमें जो फैसला आता है वो बड़ा ही टाइम लग जाता है। तो ये बात कही जाती है कि जस्टिस डिलेड
इज जस्टिस डिनाइड, कि अगर आपको न्याय लेट मिल रहा है तो ये न्याय फिर मिल ही नहीं रहा, ठीक है, ये आपके साथ पहले ही अन्याय हो चुका है। तो इसका क्या मतलब, ये क्या सही है? एक साइड तो हम चाहते हैं कि जो हमें रिजल्ट चाहिए, ठीक है, उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट रिस्क नहीं लेना चाहते कि कोई भी ऐसी बात ना हो, जैसे कि उनको फर्स्ट टाइम में ही पता लग जाता है कि कोई ये जो केस आया है इसमें कौन गिल्टी है कौन नहीं गिल्टी है। बट फिर भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो इनोसेंट पर्सन होता है, ठीक है, उसके पास सबूत नहीं होते, बट जो गिल्टी पर्सन होता है उसके पास उसके पक्ष में ही सबूत होते हैं, ठीक है, कि जो गिल्टी पर्सन्स हैं वो भी कई बार इनोसेंट साबित हो जाते हैं। तो इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए जो हमारे कानून हैं, ठीक है, इनको अदालतों में इतना इतना टाइम लग जाता है कि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते कि पूरी परफेक्शन से कि जितने भी वहाँ पर बातें हो रही हैं उन सभी को ध्यान में रखा जाए। इसलिए जो हमारे जुडिशियल सिस्टम है भारत में इतना ज़्यादा समय लग जाता है। तो ये हमारी जो जुडिशरी है इसका बहुत ही क्रूशियल रोल है हमारे डेमोक्रेटिक इंडिया में। अगर ये जुडिशरी नहीं होगी तो हमारी जो सरकारें हैं हम पर मनमानी करती रहेंगी, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, हमारे से जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो छीन लेंगे, हमें जेल में बंद कर सकते हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको बचाने का काम कौन करते हैं? ये हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट करते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपको चैप्टर कैसा लगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।